दिसते ना? हो टीचर, दिसते. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के ऑनलाइन एजुकेशन में चर्चा का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी और घटक है उपसर्ग। तो बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं और ये परीक्षा में कितने अंकों के लिए आए हैं, इस पर किस तरह से इसके बारे में आज हम के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि कोई भी भाषा जब बनती है तो उसमें स्वर और व्यंजन को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। और इन शब्दों की रचना के बाद एक वाक्य बनता है जिसे हम समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो हिंदी भाषा में शब्दों की रचना जो है वो कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ जोड़कर नए शब्द बनाना। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि शब्दों की रचना जो है वो कई प्रकार से की जाती है। शब्द जो है वो अलग अलग अक्षरों को जोड़कर बनाए जाते हैं। होते हैं, सार्थक होते हैं, यानी उसमें से कुछ अर्थ निकलता है। ऐसे अक्षरों की रचना की एक है। तो वैसे एक विधि है, एक प्रकार है जो शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश छोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। ये भी एक शब्द रचना ही होती है, लेकिन ये शब्द में जो लिखी जाती है तो में नवीनता पाया जाता है। इस शब्द में हमें क्रमशः आहार, प्रकार, शब्द है। मैंने शुरू में क्या कहा कि शब्द के आरंभ या अंत में कुछ नए शब्द जो है, कुछ नए शब्दांश वो जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। और इस तरह से क्या हो जाता है कि उस नए बने हुए अर्थ शब्द में कुछ नया अर्थ दिखाई देता है। यहाँ क्या है कि हर एक शब्द है इसमें आहार और भी, या हमने जब जोड़ा तो उसमें आहार, प्रहार और विहार ये नए शब्द बने। लेकिन ये शब्द बनने के बाद अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। यानी हार का जो मूल अर्थ होता है इससे अलग अर्थ ये नए शब्द देते हैं। जैसे हार, पराजय या फूलों की माला। हम अगर आमतौर पर हार इस शब्द का अर्थ देखें तो हार का अर्थ पराजय भी होता है और फूलों की माला ये उसका अर्थ होता है। लेकिन इस शब्द के पहले हमने आ, प्र और वी ये तीनों नए शब्दांश जोड़े तो उनका नया शब्द निर्माण हुआ और उसका अर्थ भी नया बन गया। जैसे आहार, आहार का अर्थ यहाँ पर बन गया भोजन। बच्चों देखो, मैंने हार का अर्थ बताया कि पराजय या फूलों की माला, लेकिन जैसे ही उसको आ जोड़ा, हमने हार शब्द को आ जोड़ा तो उसका नया शब्द बना आहार, जो नया अर्थ दे रहा है भोजन। फिर हार में प्र जोड़ा तो बन गया शब्द प्रहार। तो प्रहार का अर्थ हो गया चोट, जो बिल्कुल भिन्न अर्थ देने वाला शब्द बन गया। विहार, विहार का अर्थ है भ्रमण करना। तो बच्चों, हार इस शब्द में हमने तीन नए शब्दांश को जोड़े, वैसे ही हार इस शब्द का अर्थ जो है वो पूरी तरह से बदलकर नया अर्थ तैयार हो गया। तो ये जो पहले शब्द जुड़ गए हैं, इन सारे शब्दों को हम उपसर्ग कह सकते हैं। तो उपसर्ग कैसे होते हैं, उसका
शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखो, उपे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाते हैं, पूर्व यानी पहले, किसी भी शब्द के पूर्व जोड़े जाते हैं और जुड़ने के बाद वो नया अर्थ देते हैं, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द जो है वो दो अलग अलग शब्दों के संयोग से बना है, उप और सर्ग। हिंदी में 22 उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ को बदलकर नया शब्द बनाकर या मूल शब्द के अर्थ में विशेषता पैदा करके उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं कि किसी शब्द के अर्थ को बदलकर नया शब्द बनाकर मूल शब्द के अर्थ में विशेषता पर पैदा करते हैं, उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र नहीं अर्थ होता है। जब ये स्वतंत्र होते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी शब्द के साथ पहले जुड़ जाते हैं तो नए नए शब्द में उसके अर्थ में विशेषता पैदा होती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखो कि यह उपसर्ग हमने सुंदर के साथ जोड़ा तो शब्द बना असुंदर। मूलतः सुंदर शब्द का अगर हम अर्थ देखेंगे, इस सुंदर शब्द का अगर अर्थ हम देखेंगे तो सुंदर शब्द का अर्थ होता है खूबसूरत, अच्छा, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। ऐसे वस्तु को, ऐसे व्यक्ति को हम सुंदर कहते हैं। लेकिन इसके साथ यह उपसर्ग हमने जोड़ा उसके पहले, तो इसका नया शब्द निर्माण हुआ असुंदर। लेकिन ये असुंदर शब्द का अर्थ जो है ये सुंदर शब्द के विपरीत बन गया, पूरी तरह से उसका अर्थ जो है विरुद्ध हो गया। सुंदर यानी बहुत खूबसूरत दिखना, लेकिन असुंदर इस शब्द का अर्थ जब हम देखते हैं तो यानी वो बदसूरत होना। तो ये मूल शब्द का अर्थ जो है उसे पूरी तरह से क्या कर दिया, उसने बदल दिया। दूसरा, सुंदर। अब इसको हमने दूसरा उपसर्ग जोड़ा अति। इससे क्या अर्थ बना, अति सुंदर। मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दी। पहले तो हम कहते हैं कि वो सुंदर है, लेकिन जब उसके साथ हमने अति, अति का अर्थ है अधिक, अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। जब हमने अति यह उपसर्ग जोड़ा तो उससे नया निर्माण शब्द हुआ अति सुंदर, जो उसके पहले मूल शब्द के अर्थ को और भी विशेषता लाकर उसने नया अर्थ दे दिया। जैसे अति सुंदर यानी बहुत खूबसूरत। हार, उसको आ हमने जोड़ दिया तो शब्द बना आहार। हमने हार का अर्थ क्या देखा था, पराजय या फूलों की माला। लेकिन जब इसमें आ हमने यह उपसर्ग जोड़ दिया तो उसमें अर्थ बन गया आहार, जो भोजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसी शब्द की तरह उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो हमने अ देखा, आ देखा और आ देखा, ये उपसर्ग हमने देखे। ये स्वतंत्र ऐसे कुछ अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन प्रत्येक उपसर्ग एक विशेष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन जब ये किसी दूसरे शब्दों के साथ जब हम जोड़ते हैं तो एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे उपसर्ग का प्रयोग हम के अर्थ में करते हैं। अब यहाँ पर सुंदर यह हमने देखा, सुंदर को हमने जोड़ा, उपसर्ग का अर्थ तो नहीं के अर्थ में करता है। जैसे सुंदर नहीं है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, असुंदर। किसी वाक्य में नहीं की जगह हम अ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अ का प्रयोग हम किसी भी शब्द के साथ जोड़कर ही करते हैं, उसका हम स्वतंत्र उपयोग नहीं करते हैं। तो अ उपसर्ग का अर्थ नहीं के अर्थ में होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वाक्य में हम नहीं की जगह में अ का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जब ये हम किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उस शब्द में वो नहीं के लिए ही आ जाता है। जैसे
असुंदर, सुंदर जहाँ पर नहीं है, ऐसा कौन? असुंदर। तो असुंदर यहाँ पर जो अर्थ दे रहा है कि यानी नहीं, और वो सुंदर नहीं है, इसलिए नहीं यहाँ पर वो शब्द दे रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हम वाक्य में कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। अब उपसर्ग जो शुरू यानी आरंभ जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और 4-5 प्रकार के दिए हैं जो मूल शब्द कराते हैं तो नया शब्द बन जाता है। जैसे परा, परा इस उपसर्ग को जय के साथ जोड़ दिया, जय का अर्थ है जीत, लेकिन का विपरीत अर्थ बन गया पराजय यानी हार। सम, अब यह मूल मोहन के साथ जोड़ गया, एक मोह है, एक जय सम जुड़ गया तो हो गया मोहन यानी मोहित करने वाला। आ, यह उपसर्ग गमन के साथ हमने जोड़ा, ग का अर्थ होता है, तो ये बन गया आगमन। गमन का अर्थ क्या है? आना, और गमन का अर्थ क्या होता है? जाना। तो ये आज शब्द जोड़, यह आ शब्दांश जोड़कर इसका अर्थ हमने विपरीत देखा कि आगमन में आया। अप यानी बुरा, और मान इज्जत, इसके साथ ये जुड़ गया तो शब्द बना अपमान। तो अपमान का अर्थ होता है कि बुरी तरह से बेइज्जत करना। कु का भी अर्थ होता है बुरा, लेकिन जब ये पात्र यानी लायक इस शब्द के साथ जुड़ गया तो पात्र इस शब्द का उसने विपरीत अर्थ दे दिया, कुपात्र यानी जो लायक नहीं है। तो उपसर्ग क्या करते हैं कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन भी लाते हैं और साथ में कभी कभी वो विशेषता या विपरीत अर्थ भी देते हैं। अब यहाँ पर एक ही शब्द हार, हार, हार इस शब्द के पहले नए के शब्दांश हमने जोड़े, तो जैसे जैसे हमने शब्दांश वैसे उनमें नए शब्दों का निर्माण हुआ और उनका अर्थ पूरी तरह से बदले। अब यहाँ पर देखो, पहला है हार, पूरा वि उपसर्ग का हुआ विहार, जो आगमन अर्थ के लिए उपहार भेंट के लिए। इसके बाद सम यह उपसर्ग, तो शब्द हुआ संहार, जो मारना इस अर्थ में आता है। थोड़ा तो चोट के लिए अर्थ देता है। को उपसर्ग जोड़ा, बना शब्द आहार, जो भोजन के लिए बन जाता है। हार को परि यह उपसर्ग जोड़ा, बना शब्द परिहार, जो त्यागना के लिए अर्थ देता है। हार को प्रति यह उपसर्ग जोड़ा, बना शब्द प्रतिहार, द्वारपाल के लिए शब्द बन गया। हार, हार में दोनों उपसर्ग जोड़े, शब्द दिया हुआ व्यवहार, और यह अर्थ दिया, इसने अर्थ दिया आचरण। तो बच्चों को हार ये सभी वाक्यों में शब्द है, लेकिन इनके साथ अलग अलग उपसर्ग जुड़े हैं, सम, प्र, आ, परि, प्रति, वि और अव, ये सात के साथ हमने जोड़े, और इस के साथ जुड़ते ही इन्होंने नए नए शब्द का निर्माण किया, और शब्द के साथ साथ उनका अर्थ भी बदल दिया। विहार का भ्रमण, लेकिन उपहार बन गया तो फेल, संहार बना तो मारना। इस प्रकार से एक ही शब्द के सामने जैसे उपसर्ग से उनका शब्दों का निर्माण भी नया हुआ और वैसे उनके अर्थ भी बदलते गए। तो उपसर्ग का काम क्या होता है कि जब भी वो किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसमें नया
और नया बना देते हैं। उपसर्ग कभी भी शब्दों के साथ नहीं जुड़ते हैं। और एक शब्द मैंने जो कभी बदलते लिए अविकारी शब्दों के साथ नहीं वाले शब्द जो उपसर्ग बने हुए जो शब्द होते हैं वो हमेशा विकारी शब्द होते हैं। संस्कृत सदैव तत्सम शब्दों के साथ हिंदी भाषा के उपसर्ग सदैव हिंदी शब्दों के साथ तथा विदेशी भाषा के उपसर्ग सदैव विदेशी भाषा के शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा यानी संस्कृत के शब्दों के साथ समान ही शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। संस्कृत उपसर्ग हिंदी भाषा के उपसर्ग हमेशा हिंदी भाषा के साथ ही जुड़ते हैं, लेकिन विदेशी भाषा के जो उपसर्ग जो होते हैं ये हमेशा भाषा के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है वो हिंदी भाषा के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो हिंदी भाषा के शब्द के साथ कभी जुड़ते हैं। इसके साथ संस्कृत उपसर्ग है वो संस्कृत हुए शब्दों के साथ ही भाषा हिंदी के साथ ही और भी भाषा के साथ जुड़ते हैं। शब्द किया जा सकता है। किसी शब्द की का उपयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं कहीं पर भी हम नहीं के बदले का शब्द नहीं कर सकते हैं। जब ये असुंदर तभी स्वतंत्र रूप से बनता है, लेकिन उनका हम प्रयोग वाक्य में या के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। उपसर्ग अव्यय रूप और बनने वाले नए शब्द भी अव्यय रूप ही होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं और इनके जो बनने वाले शब्द होते हैं अव्यय रूप में ही होते हैं। उपसर्ग के योग पद एवं सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। विसर्ग संधि व्यंजन संधि उपसर्ग के योग से संधि बन जाते हैं। दो शब्दों समासिक जो शब्द होते हैं समास के जो शब्द होते हैं ऐसे शब्द भी इससे बनाए जाते हैं। प्रचलित है संस्कृत के उपसर्ग दूसरा है हिंदी के और पहला हम देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। तो संस्कृत के जितने भी उपसर्ग है इन सबको तत्सम यानी संस्कृत से निर्माण हुए ऐसे तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। वे ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। तो ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं जो संस्कृत से हमारे हिंदी भाषा में आए हुए हैं। संस्कृत से जितने भी शब्द हिंदी भाषा में आए हैं इन सभी शब्दों को संस्कृत के उपसर्ग ही जुड़ जाते हैं। जैसे अति यानी ज्यादा और आचार यानी व्यवहार, अत्याचार यह नया शब्द बना, दुर और लव शब्द बना दुर्लभ। संस्कृत उपसर्गों से बने कुछ और नए शब्द यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये सारे जो हम उपसर्ग देख रहे हैं ये सारे उपसर्ग जो है ये सारे जो उपसर्ग है ये संस्कृत के हैं और ये सारे जो इसके जो शब्द है ये सारे भी संस्कृत उससे ही निर्माण कर वो हिंदी में आए हुए शब्द है। संस्कृत के निर्माण सभी उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। यानी संस्कृत वो सारी
अब ये उपसर्ग देखो, का अर्थ होता है अभाव या नहीं। अब ये उपसर्ग शब्द के साथ जुड़ते हैं तो वो किसके लिए है? अभाव या नहीं। जैसे अज्ञान शब्द बना अज्ञान, और चमत्कार के साथ अनिति, व्यय के साथ अव्यय। यहाँ पर पहला हम देखते हैं कि ज्ञान, ज्ञान बुद्धि, जानकारी, इसके लिए हम ज्ञान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पूरी तरह से उसका विपरीत अर्थ दे रहा है कि जिसको ज्ञान नहीं, तो यह उपसर्ग जोड़कर हमने नया शब्द बनाया अज्ञान। और का अर्थ यहाँ पर किस अर्थ में आया है? अभाव के लिए और नहीं के लिए। अंतर, भीतर, अंतर का अर्थ क्या है? भीतर। अंतरराज्यीय, राज्य के अर्थ साथ में अंतर शब्द जोड़ा बन गया राज्य। राष्ट्र के साथ जोड़ा अंतरराष्ट्रीय, जातीय के साथ जोड़ा हो गया अंतर जातीय, मन के साथ जुड़ा हो गया अंतर मन। ये भूत, शय साथ जुड़ा बन गया, जोड़ा अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याधिक, शब्दों का निर्माण बन गया। अध का अर्थ है नीचे, सर्ग का अर्थ क्या है? नीचे। अधोमुखी, मुख यानी चेहरा, और जिसका चेहरा नीचे है, झुका हुआ है, उसका हम कहते हैं नीचे हुआ मुख, यानी अधोमुखी। अधोगति, अधोमुखी और शब्द यहाँ पर इन नीचे के लिए ही अर्थ है। गति, गति का अर्थ है तेज, नीचे है उसको गति कहते हैं। गति यानी श्रेष्ठ या ऊपर, जो अर्थ है जो श्रेष्ठ है, जो किस अर्थ में? श्रेष्ठ या ऊपर, जो सबसे ऊपर है, जिसका सर्वस्व सबसे ऊपर है, से हम गति कहते हैं। अनु यानी पीछे, अनुगमन, गमन का अर्थ है जाना, जिसके पीछे हम जाते हैं उसके लिए हम कहते हैं अनुगमन। अनुसरण, ये सारे शब्द अनु से बने हैं। बुरा, इसके लिए बना अपमान, अपश्री, अपशय, अभी का अर्थ होता है सामने। अब अभी उपसर्ग यहाँ पर जोड़े बना अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान और अभिमान। अब यह उपसर्ग बुरा इस में है, अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश और अवशेष। गुण का अर्थ है जिसमें कोई अच्छी पात्रता होती है, अच्छे संस्कार होते हैं, गुण होते हैं, उनके लिए हम गुण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसमें अव जुड़ जाता है तो हम कहते हैं कि बुरे गुण, यानी गुण इस शब्द की पूरी तरह से विपरीत अर्थ दे रहा है ये अवगुण का शब्द। तो बच्चों सारे जो शब्द है ये संस्कृत के हैं, संस्कृत से निर्माण हुए हैं, इसलिए इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और ये सारे जो अर्थ देते हैं उसी अर्थ में जब किसी शब्द के साथ देते हैं तो उनका अर्थ उसी प्रकार से बन जाता है। इसके बाद हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग जाता है, इनका प्रायः शब्दों के साथ ही किया जाता है। तो हिंदी इन शब्दों का जो उपयोग है वो हिंदी शब्दों के साथ ही किया जाता है। तो जो आधे जल से है उसे हम कहेंगे अधूरा। कु यानी बुरी चाल,
जिसकी तो हिंदी शब्द के जितने भी उपसर्ग है वो हिंदी शब्दों के साथ ही जुड़कर आते हैं, उनके साथ ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ उपसर्ग है सारे शब्द हिंदी के हैं और जिन शब्दों के साथ यहाँ पर जुड़े उपसर्ग अभाव यानी कमी और इसमें अन्य उपसर्ग आया है यानी जो साक्षर है जो लिखना पढ़ना जानता है ऐसे व्यक्ति को हम शिक्षित के, लेकिन जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसके लिए हमने अन यह उपसर्ग जोड़कर शब्द बना दिया अनपढ़। अन का अर्थ यानी अभाव, जिसमें पढ़ाई का अभाव है, जो पढ़ाई नहीं जानता है वो क्या है अनपढ़। तो यह अनपढ़ पढ़ शब्द के साथ इसका पूरी तरह से उसने बना दिया है। अनबन, अनजान, अनहोनी और अनकही ये सारे अन उपसर्ग से जुड़े हुए अध जला अध का जब ये किस शब्द वो आधे में बना देते हैं। किला किला तो क्या है हुआ, लेकिन इसके साथ जुड़ गया तो अध किला नहीं है, आधा ही किला है, यह अर्थ इसने कर दिया है। तो अध खिला, अध जला, अध मरा, जो पूरी तरह से मरा वो नहीं है, आधा उसके हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं अधमरा और अध कपारी। इस तरह से है कम, जो कम होता है किसी भी वस्तु से कम है उसके लिए हम उन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 59 और 60 के है लेकिन 60 से भी कम क्या 59, ऐसे उसकी कमी दर्शाने वाला ये शब्द आया है। कुढ़न, कुमार और कुसंग जब ये इसके साथ जुड़ जाते हैं तो इसके जो सही है तो सकारात्मक इसमें बदल जाते हैं नकारात्मक। पात्र का अर्थ होता है लायक, लेकिन जब इसमें कु यह बुरा अर्थ देने वाला शब्दांश जुड़ा, उपसर्ग जोड़ा, अर्थ लायक नहीं। तो का अर्थ है चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर और चौकोन्ना। इस तरह से तीन में तिमाही, तिराहा, तिपाही और जो माह में 3 बार हो उसे में जो आता है उसे तिमाही कहा जाता है। तो 3 के अर्थ में यहाँ पर ती शब्द आया है और ये जिसके साथ जुड़ जाता है उसे 3 बार यानी 3 तिगुना आता है। निहत्ता, निडर, निकम्मा और निधन। अब निहत्ता जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी शस्त्र नहीं है, ऐसे हाथ को हम कहेंगे निहत्था। जिसके हाथ में शस्त्र है वो शस्त्रधारी, जिसमें हाथ में कुछ नहीं है यानी उसके ऐसे नहीं आने के अर्थ आया है। घर भरा हुआ, घर पेट, इसमें कुछ भी नहीं है उसके लिए हम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम खाना भर देते हैं उसमें उस पेट में जब खाना भर देते हैं तो उसके लिए शब्द हम क्या इस्तेमाल करते हैं भरपेट। भरपेट यानी भरा हुआ पेट, यानी हमने खाना के लिए अर्थ हम ये भरपेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दुसह, दुकाल और दूसरा जिसमें
अकाल हो है या जिसका अकाल नहीं है उसके हम दुकान है यानी और तेज धार ऐसी दुधारी पूरी धार वाली जिसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है दो शब्द यहाँ पर बुरे अर्थ में आया है। बिना के लिए बिन यहाँ यानी जिसका ब्याह हुआ है हम बिन शब्द इस्तेमाल करते हैं। बिन कहे जब हम कुछ कहते नहीं है तो बिन कहे कहते हैं। जिसको हम देखते नहीं है उसे हम कहेंगे बिन देखा। जिसे हम सुनते नहीं है उसके लिए हम कहेंगे बिन सुना। तो बिन शब्द बिन के में आता है। तो बच्चों हिंदी के वो हिंदी के साथ ही जुड़कर इस बात आजकल जो दुनिया है वो नजदीक आ रही है। आजकल भाषा एक भाषा के जो शब्द है वो भाषा का जो भंडार है शब्दों का भंडार जो है मराठी में कई सारे नए शब्द नई भाषाओं के शब्द जुड़ जाते हैं। इसमें हिंदी अंग्रेजी फारसी उर्दू सभी भाषाओं के शब्द आए हैं। वैसे ही हमारे हिंदी भाषा में भी विदेशी शब्दों का जो इस्तेमाल प्रयोग जो है वो किया गया है किया जाता है। और इस वजह से हिंदी भाषा का भंडार भी बढ़ता जा रहा है। ये विदेशी शब्द हिंदी में इस तरह से अब मिलित है। तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ये सचमुच शब्द हिंदी के है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये हिंदी अच्छी तरह से किया जाता है और शब्द हिंदी के लिए ही जैसे बन गए हैं ऐसे भी हमें लगता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द है श्रीखंड। अब ये शब्द देखो मराठी का है लेकिन ये शब्द अब हिंदी के लिए भी इस्तेमाल हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंदी में क्यों इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये शब्द मराठी के संपर्क में आते आते वो शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में सम्मिलित हो गया है। तो इस प्रकार से विदेशियों के कई शब्द जो है वो अपने हिंदी भाषा में अपनाए गए हैं और उनके उपसर्ग के साथ जो नए शब्द निर्माण हुए हैं उन शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में किया जाता है। अब विदेशी उपसर्ग को आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत यानी आए हुए। विदेशी उपसर्गों में अरबी फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ ही किया जाता है। जिस शब्द का जो शब्द है उसी शब्द के उपसर्ग उसी भाषा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी विदेशी जो उपसर्ग से बने हुए शब्द जो है वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ना समझ यानी जिसको कुछ समझ नहीं है वो अर्थ देने वाला शब्द बन गया ना समझ। हम सफर हर दम तो बना शब्द हरदम। तो ये देखो ना समझ हम सफर हरदम ये सारे शब्द जो है ये विदेशी शब्द है लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल हिंदी में करते हैं इसका प्रयोग हिंदी में हो रहा है तो हमें ऐसे नहीं लगता है कि ये शब्द हिंदी में विदेशी भाषा से आए हुए हैं। तो एन देखो यहाँ पर उपसर्ग जितने यहाँ पर एन ये जो विदेशी उपसर्ग है ये उसी भाषा के शब्दों के साथ जुड़कर आते हैं। एन एन का अर्थ है ठीक। एन वक्त जो ठीक वक्त पर आता है उसे हम कहते हैं एन वक्त। मौके मौके के साथ जब एन जुड़ गया बन गया एन मौके ठीक मौके पर। तो ये शब्द जो है ये विदेशी शब्द है बच्चों लेकिन ये शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। इनका अच्छी तरह से उपयोग और प्रयोग अभी हिंदी में हो रहा है। तो इसलिए ये लगते ही नहीं है कि ये शब्द विदेशी भाषा के हैं। कम कम का अर्थ होता है थोड़ा लेकिन ये जब उसी भाषा के शब्द के साथ जोड़कर आ रहे हैं तो वह थोड़े के लिए अर्थ देते हैं। जैसे जोर ताकत जिसकी ताकत कम है उसके लिए हम क्या कहेंगे कमजोर।
अकल जिसकी कम है उसके साथ कम उपसर्ग जोड़ा शब्द बना कम अकल। कमबख्त इस तरह से। गैर या जिसका अर्थ है बिना। गैर हाजिर जो हाजिर नहीं है। गैर जिम्मेदार जो जिम्मेदार नहीं और जो कानूनी नहीं वो गैर कानूनी। दर दर का अर्थ है मैं। दर का अर्थ यहाँ पर क्या है मैं। दर असल। दरख्वास्त असल में। इस तरह से दर का अर्थ यहाँ पर मैं किसी वस्तु के अंदर दिखाने के लिए मैं का शब्द मैं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो मैं अर्थ देने वाला शब्द यहाँ पर क्या है। दर का उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग जो है ये सारे किसमें आते हैं। उसी शब्द के साथ जुड़कर आते हैं और नया अर्थ निर्माण करते हैं। विदेशी भाषा उपसर्ग उनके अर्थ तथा कुछ उदाहरण। यहाँ पर कुछ अंग्रेजी कुछ फारसी कुछ अरबी भाषाओं के जो उपसर्ग है ये उन्हीं भाषाओं के साथ जुड़कर आते हैं। किस तरह से नए शब्द का निर्माण करते हैं और नया अर्थ देते हैं इसका उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर देखो कम। कम इस उपसर्ग का अर्थ है न्यून या हीन बोधक जिसमें कम अभाव हो ऐसे। उपसर्ग की तुलना कमजोर। कम वक्त, कम सीन और कम उम्र। खुश का अर्थ है अच्छा। खुशकिस्मत और हम कहेंगे खुशबू जिसका महक अच्छी है उसे खुशबू कहते हैं। खुशहाल तो जिसका हाल है उसे खुशहाल खुशनुमा खुशदिल खुशखबरी ये सब। गैर गैर इस उपसर्ग का अर्थ है नहीं। गैर गैर हाजिर गैर सरकारी गैर की और गैर जवाबी जो इसके अलावा है अभाव है जिसके बिना है उसके गैर शब्द का गैर इस शब्दांश का उपयोग किया जाता है। फ्री फी फी आदमी फी मैदान। बद का है बुरा बदनाम बदनीत और बदबू। इस तरह से ये सारे जो उपसर्ग है ये सारे विदेशी उपसर्ग है और इनका अर्थ जो ये नए शब्दों के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ भी वैसे ही प्रदान करते हैं। तो में जोड़कर लिखिए या उसमें से उपसर्ग हटाकर लिखिए। उपसर्ग हटाकर उपसर्ग को पहचान कर लिखिए। इस तरह आपको एक पूछा जाता है और ये जो प्रश्न है ये आपको परिच्छेद पर आधारित ही पूछा जाता है। जो आपके विभाग पहले में प्रश्न रहते हैं पर आधारित जो परिच्छेद होते हैं उन पर ही उपसर्ग या प्रत्यय पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है 1 अंक के लिए। तो उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है या उपसर्ग हटाकर जो शब्द उपसर्ग का है वो अलग करके लिखिए। ऐसा भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो उपसर्ग जोड़ा हमने धर्म के साथ बना अधर्म। चल के साथ अचल। पर बना अत्यंत अत्याचार। इस तरह से आपको ये उपसर्ग जोड़कर शब्दों को लिखना है। अथि यह उपसर्ग से निर्माण होने वाले शब्द लिखेंगे आप। अधिकरण अधिनियम अभि अभिमान और अभिषेक। अप अपकार और अपमान। कु कुपुत्र कुमी। स्व स्वदेश अद्भुता सुगंध सुलभ प्रचंड प्रचार। तो आपको इसी तरह से उपसर्ग जो है ये उपसर्ग के शब्द दिए जाएंगे। कहेंगे
कि आपको नए शब्दों का निर्माण करना है। उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों को लिखिए। तो वैसे अगर उपसर्ग दिया गया है तो उससे आप कौन से शब्द लिखोगे? अधर्म, अचल, असत्य, इस तरह से और दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। ये भी आप प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे नामंजूर शब्द है, इसमें से आपने उपसर्गों को पहचाना, ना मंजूर, बेपनाह, बेपनाह, परवाह, ला और परवाह, कानूनी, गैर और कानूनी, और हस्त से बना है, प्रत्येक, प्रति और एक, स और परिवार, आजीवन और जीवन, विरोध और रोध, संगीत, सम या सम, दोनों दोनों उपसर्ग से जोड़कर गीत, इस शब्द के शब्द संगीत। तो बच्चों याद, उपसर्ग जो है ये शब्द पहले ही जुड़े जाते हैं। उपसर्ग जो है वो कब जुड़ते हैं? पहले ही जुड़ते हैं। और जो दूसरे जो शब्द होते हैं, ये शब्द जो है इसका एक स्वतंत्र अर्थ होता है, पहले से ये स्वतंत्र अर्थ देते हैं, लेकिन ये उपसर्ग क्या करते हैं? जाते हैं। जब ये जोड़े जाते हैं तो एक विशेष अर्थ देने वाले शब्द जुड़कर आते हैं। तो बच्चों याद रखना है कि उपसर्ग हमेशा पहले ही जुड़े जाते हैं। तो पहले जुड़े हुए शब्दों को ही आपको अलग करके लिखना है, या जब आपको उपसर्ग वाले शब्द बनाने के लिए कहे जाएंगे तो उपसर्ग आप पहले ही लिखो। तो यहाँ पर देखो, नामंजूर, तो ना लिखा जोड़ा गया है और बाद में मंजूर, तो बन गया शब्द नामंजूर। तो इस तरह से उपसर्ग ये शब्दों के पहले जुड़े जाते हैं और जुड़ने के बाद जो मूल शब्द के अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसके उल्टे अर्थ में देते हैं, उल्टे यानी विपरीत अर्थ में भी आते हैं, और साथ में उसमें कुछ विशेषता भी पैदा करते हैं। इस तरह से उपसर्ग बनाए भी जाते हैं और उपसर्ग हटाकर उसके अलग अलग शब्दों को भी लिखा जाता है। इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। तो आज जो हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अलमास टीचर? Yes, hello teacher. हाँ, हो गए।